गरीब कल्याण तक, आस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से स्वस्थ और स्वावलंबन की ओर, संस्कृति से समृद्धि की ओर और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को समावित करते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने का एक बेहतर रोड मैप और उत्तर प्रदेश को उस मार्ग पर ले जाने के एक संकल्प के साथ बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है। हो सकता है नेता विरोधी दल को बजट के आकार को लेकर के आपत्ति हो, क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश का बजट देश का किसी भी राज्य की तुलना में सबसे बड़ा बजट है। 7,36,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है। ऐतिहासिक वर्ष का एक ऐतिहासिक बजट भी है। अगर हम लोग 2012-13 की तुलना में देखेंगे तो 3 गुना से अधिक है, और 2016-17 की तुलना में देखेंगे तो उनका उस वर्ष का चुनावी बजट था, उस सब के बावजूद उससे भी दोगुना बजट है। गत वर्ष की तुलना से देखेंगे तो लगभग 7% वृद्धि के साथ ये बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत हुआ है। महोदय, बजट में जो इसका आकार बड़ा है वो केवल व्यय की दृष्टि से नहीं है, वह 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप लोक कल्याण के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकें, इस दिशा से आम जन के जीवन स्तर को उठाने के लिए डिजिटल लेन देन ने प्रदेश के अंदर एक बेहतर प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है, और पिछले 5 वर्ष में इसकी रफ्तार हम दोगुना करने में सफल हुए हैं। प्रदेश में डिजिटल लेन देन में आज ये देश के अंदर नंबर 1 है। जब मैं उत्तर प्रदेश को नंबर 1 लाने की बात करता हूं तो नेता विरोधी दल को इसमें परेशानी होती है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों हो गया। इस साल ये संख्या बढ़कर के 1174 करोड़ 32 लाख हो गई है, यानी आधे से अधिक लेन देन आज प्रदेश में यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। डिजिटल बैंकिंग का आसान पहुंच आज गांवों में इंटरनेट के माध्यम से, वित्तीय जागरूकता के माध्यम से बन चुका है, और डीबीटी के माध्यम से भी प्रदेश ने न केवल कोरोना कालखंड में बेहतर सफलता प्राप्त की थी, आज भी सफलतापूर्वक हर लाभार्थी तक पैसा सीधे पहुंच रहा है। महोदय, डीबीटी के माध्यम से आज 11 विभागों के द्वारा प्रदेश में जिन सेवाओं को पहुंचाया गया है उसमें हम लोग 62 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से प्रदेश की गरीब जनता तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और जहां तक प्रदेश के अंदर बैंकिंग सेवाओं का प्रश्न है तो हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की बैकबोन होती है बैंकिंग सेवा। ये निवेश के लिए, ऋण और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए एक स्पीड का काम करती है। इस दिशा से आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य बन चुका है। प्रदेश ने बैंकिंग व्यवसाय 16-17 में जो लगभग 12 से 13 लाख करोड़ के आसपास था, आज वो बढ़कर के लगभग 26 लाख करोड़ हो चुका है। प्रदेश में 19,705 बैंक की शाखाएं हैं, लेकिन 2,28,000 से अधिक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और
बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी प्रदेश के अंदर आज इस रूप में बेहतर सेवाएं हर गांव में और हर कस्बे में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। और यही नहीं, आरबीआई के बुलेटिन भी आज इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16% से अधिक जो इन्वेस्टमेंट की हिस्सेदारी है वह आज उत्तर प्रदेश है, जो देश के अंदर शीर्ष स्थान पर है। ये इस नए उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जिस उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रगति पर हमारे कुछ मित्रों को आपत्ति है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है और इनमें से आधे खाते महिलाओं के। पीएम स्वनिधि योजना में 17 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी व्यवसायी लाभान्वित हो रहे हैं, जो देश में नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 5 करोड़ 55 लाख लाभार्थियों के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। और आईटीआर फाइल करने में यानी आयकर रिटर्न भरने में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। जून 2014 में 1,65,000 आयकर रिटर्न उत्तर प्रदेश में फाइल होते थे और जून 2023 में यह बढ़कर के लगभग 12 लाख हुए हैं, यानी 1,65,000 से। यह दिखाता है प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और वह आईटीआर भरने के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ तैयार हुआ है। यह प्रदेश को अगर हम देखेंगे तो 2022-23 की तुलना में राष्ट्रीय फलक पर भी देखेंगे तो राष्ट्रीय आर्थिक विकास की जो दर थी 7.2 रही, जबकि प्रदेश की इस दौरान अगर हम करंट प्राइस में लेंगे तो 14.3% की दर से उत्तर प्रदेश की विकास दर देश के अंदर रही है। महोदय, प्रदेश के अंदर जो हमारी बेरोजगारी की दर भी है, अगर 17 के पहले हम देखें ये 19% से अधिक थी और आज यह 2.4% है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि यहाँ पे रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। और इसमें अभी पिछली बार भी मैंने कहा था, महामहिम राज्यपाल के भाषण के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में निवेश का एक जो बेहतर माहौल बना है उसी का परिणाम है कि 19 फरवरी को हम लोग प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव की ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम भी लखनऊ में आयोजित करने जा रहे हैं। महोदय, पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में था, इसकी क्षमता उत्तर प्रदेश में थी। यहां का युवा उस प्रतिभा से लैस था, उसकी आकांक्षा भी थी, लेकिन कुछ करने की जिजीविषा स्टेट की लीडरशिप में नहीं थी, उसकी सोच नहीं थी, उसका विजन नहीं था, कर्महीनता की स्थिति थी, नीतिगत जड़ता थी और प्राथमिकता विकास नहीं था, किसान नहीं था, युवा नहीं था, महिलाएं नहीं थी, गरीब नहीं था। उनकी अपनी प्राथमिकताएं थी और उन्हीं प्राथमिकताओं को लेकर के तुलसीदास जी ने एक बात कही और बात कही उन्होंने, सगल पदार्थ यही जग माही कर्महीन नर पावत। इन्हीं के लिए कहा है, इसी कर्महीनता के लिए, इसी कर्मण्यता के लिए। और महोदय, अगर प्रदेश के अंदर 2024-25 के बजट के बारे में हम देखें तो कुल जो हमारी प्राप्तियां हैं वह 7,21,000 करोड़ रुपए से अधिक की है, तो हमने यहां पर अनुमानित किया है, जिनमें से 6,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो राजस्व प्राप्ति
तथा 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं इसमें हम लोगों ने सम्मिलित किया है। इस बजट की जो सबसे बड़ी बात है वो होगी कि 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह उत्तर प्रदेश में जैसे राज्य में यह यहां की इकोनॉमी को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा, डेवलपमेंट का आधार बनता है, विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने वाला बनेगा। इन इतने बड़े बजट को प्रस्तुत करने के साथ ही उत्तर प्रदेश ने यह साबित किया है कि उत्तर प्रदेश अपने बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को एक बेहतर दिशा में अग्रसर कर सकते हैं और राजकोषीय अनुशासन को बनाए रख सकते हैं। एफआरबीएम की जो उत्तर प्रदेश की सीमा यानी देश के अंदर तय की गई है 3.5% की, उत्तर प्रदेश का यह बजट अपने राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए 3.46% में ये इन सभी चीजों को अपने अंदर समाहित करता है। महोदय, हम लोगों के यहाँ अगर प्रदेश के अंदर इस बजट में जो अन्य तमाम बातें हैं उन सभी पर अगर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, खासतौर पर कृषि की जब बात आती है तो प्रदेश में हम लोगों ने इस बजट में तमाम अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग यानी उसके लिए बजट की व्यवस्था की है। जब माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात को कर रहे थे तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वे दिसंबर 2023 के आंकड़ों को सदन में प्रस्तुत कर रहे थे। मार्च 24 के 31 मार्च 24 तक अभी पुराना बजट चलेगा और 31 मार्च तक इस बजट को भी खर्च होना है। जो बजट आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से फिर यह लागू होगा, तो कम से कम इतनी जानकारी उनकी होनी चाहिए। 5 साल तक प्रदेश ने आपको यहाँ देखा है, झेला है, तो स्वाभाविक रूप से इतना तो आपको पता लगना ही चाहिए कि यह बजट आज के लिए नहीं तय हो रहा है, यह 1 अप्रैल से ये लागू होगा। दूसरा, आजादी के अमृत काल में और अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत देश की 5th इकोनॉमी बना है। हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन इस पे भी उनको आपत्ति है। यानी भारत हमारा देश दुनिया की एक आर्थिक शक्ति बन रही है और उस ब्रिटेन को हम लोगों ने पछाड़ा है, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, उसको पछाड़ करके भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में इसके प्रति आभार और अभिनंदन के शब्द कहने की बजाय इसको ही हम कटघरे में खड़ा करें तो ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और वे आज भी एक तो आंकड़े वे दिसंबर 2023 के प्रस्तुत कर रहे हैं, जब हम लोग अप्रैल 2024 की चर्चा कर रहे हैं तो वह आंकड़े वहां के प्रस्तुत कर रहे हैं। 5th इकोनॉमी बनने में भी उनको संदेह है। उत्तर प्रदेश हर फील्ड में नंबर 1 का बने, इसमें भी उनको आपत्ति है। ले चलो, आप अध्यक्ष जी के तो ऑफर को पहले ही डिनाई कर चुके हैं। ओह, मैंने कहा ना, अध्यक्ष जी ने आपको एक आमंत्रण दिया, आपने उसको नकार दिया। और अयोध्या आप जाना नहीं चाहते, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते ही हैं, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते हैं और आपके टिकट कौन बुक कराता है ये भी आपको पता है। ट्रैवल एजेंट ही कराता होगा, ट्रैवल एजेंट ही कराता होगा। अरे कोई ना कोई ट्रैवल एजेंट कराता होगा। तो महोदय 5th इकोनॉमी में भी इनको संदेह है।
उस पर हर्ष और गौरव होने की बजाय देश की आर्थिक महाशक्ति बनने पर, और याद रखना जो मैंने पहले कहा, मोदी जी के ही नेतृत्व में अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मुझे लगता है किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। $1 ट्रिलियन का रोड मैप क्या है, उस पर भी हम लोग आएंगे। महोदय, कृषि सेक्टर में पिछले 7 वर्ष के अंदर जो कार्य हुआ, मैंने परसों भी यहां पे कहा था, गन्ना किसानों के लिए 22 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 2,03,000 करोड़ रुपए का कुल भुगतान हो पाया था। और पिछले पौने 7 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को अब तक 2,33,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में जा चुकी है। प्रदेश में गन्ने का दायरा बढ़ा है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी प्रदेश के अंदर इस बार भी हम लोगों ने गन्ना किसानों के मांग के अनुरूप हम लोगों ने प्रति कुंटल गन्ने का दाम भी बढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने कोरोना कालखंड में भी अपनी सभी चीनी मिलों को चलाया है, लगातार चला रहे हैं। यहां तक कि छपरौली की चीनी मिल, चौधरी साहब की कर्म भूमि की चीनी मिल थी। चौधरी साहब के नाम पर राजनीति बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन चौधरी साहब के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने आने के तत्काल बाद छपरौली चीनी मिल की एक्सपेंशन के लिए और उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारी सरकार ने पैसा दिया। और मुझे प्रसन्नता है, छपरौली चीनी मिल आज पूरी क्षमता के साथ आज काम कर रही है।